सभी को नमस्कार। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभी आपके पास जो क्लासें आ रही हैं उनका आप किस प्रकार से अध्ययन कर पा रहे हैं? कितना आप इसको लिखते हैं? कितना आप सीख रहे हैं? देखिए बेटा, आपकी जो ये क्लासें हैं इन क्लासों को थोड़ी सी रुचि लेकर के आपको अध्ययन करना होगा। पता नहीं अभी तक सरकारें स्कूलें कब से खोलें और कितना पाठ्यक्रम अपने लिए निर्धारित करें, इसलिए अभी आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करें और आपके पास जो भी क्लासें आ रही हैं उन क्लासों का आप रेगुलर अध्ययन करें और अपने पाठ्यक्रम को सुचारू रखें। अभी तक अपनी जो क्लासें हुई हैं उनमें एक व्याकरण का बिंदु अपन ने कंप्लीट किया है। देखिए, समय तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं हो सकती, इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको की पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है। आगे देखते हैं कितना क्या ये समय व्यतीत होता है, उस हिसाब से क्लासें बढ़ा दी जाएंगी। अभी आज अपन दूसरा टॉपिक लेते हैं, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। देखिए बेटा, शब्द शक्ति क्या है इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। जो पीडीएफ आपके पास भेजी जा रही थी उन पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन अपन आज उनका बोर्ड के माध्यम से अध्ययन करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं शब्द क्या होता है और शक्ति क्या होती है। देखिए बेटा, शब्द क्या है और शक्ति क्या है। शब्द क्या है? दो वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक समूह है। अब यहाँ दो वर्ण हो सकते हैं, दो से अधिक या अधिक वर्ण हो सकते हैं, तो कह सकते हैं कि दो या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। लेकिन शक्ति क्या है? शक्ति बेटा यहाँ कोई पावर नहीं है। यहाँ शक्ति का मतलब पावर नहीं है, तो क्या है यहाँ शक्ति? देखिए, जो शब्द होता है मुख्य रूप से शब्द वही माना जाता है जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं शब्द? शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। यदि अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं। इसलिए शब्द में अंतर्निहित यानी शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है वो शब्द शक्ति कहलाती है। क्या? शब्द में छुपा हुआ जो अर्थ होता है, शब्द में अंतर्निहित जो अर्थ होता है, उस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिखें। क्या है परिभाषा? शब्द में अंतर्निहित शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए बेटा,
अब आपने यहाँ जो परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा को अपन एक साहित्यिक शैली में इसका अध्ययन करते हैं, साहित्यिक शैली में इस परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे कि बुद्धि का वह व्यापार, बुद्धि का वह व्यापार, बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया, बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके माध्यम से शब्द में अंतर्निहित, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट किया जाता है, अंतर्निहित अर्थ को प्रकट किया जाता है। अर्थात शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति, शब्द शक्ति कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए बेटा, आप बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं, अर्थ, शब्द के अर्थ, शब्द के अर्थ या शब्द में अंतर्निहित अर्थ। तो देखिए, जो शब्द अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचक, एक होता है लक्षक और एक होता है व्यंजक। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। देखिए बेटा, वाचक, वाचक का अर्थ होता है मुख्य अर्थ को ग्रहण करना, मुख्यार्थ को ग्रहण करना। लक्षक का मतलब होता है लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना। लक्षक का मतलब क्या होता है? लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना। और व्यंजक का मतलब होता है शब्द में अंतर्निहित व्यंग्य को या व्यंग्यार्थ को ग्रहण करना। इन तीन शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। इन तीन शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो आगे अपन देखते हैं शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं बेटा? शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। इन तीन शब्दों के आधार पर वाचक, लक्षक और व्यंजक, इन तीन शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। पहली शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। पहली कौन सी है बेटा? पहली है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। तो कितने भेद हुए शब्द शक्ति के? तीन भेद। अभिधा शब्द शक्ति,
लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थात इन तीनों शब्दों के आधार पर ही शब्द शक्ति के भेद किए गए हैं, जिनमें पहला भेद अपन पढ़ते हैं। पहला भेद है अपना अभिधा शब्द शक्ति। देखिए बेटा, जो पहला भेद है कौन सा? अभिधा। कौन सा भेद है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सा भेद है? अभिधा शब्द शक्ति। अभी आपने वाचक शब्द पढ़ा है। वाचक शब्द क्या है? कौन सा वाचक शब्द कहलाता है? किसे कहते हैं वाचक शब्द? देखिए, आपको अभी बताया गया है कि जहां मुख्य अर्थ प्रकट होता है, क्या होता है? जहां मुख्य अर्थ प्रकट होता है उस मुख्य अर्थ को ही वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट हो जाता है, शब्दकोशीय अर्थ प्रकट हो जाता है, संकेतित अर्थ प्रकट हो जाता है, या कोई जो इसका शब्दकोशीय अर्थ प्रकट हो जाता है, लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट हो जाता है, तो वह वाचक शब्द कहलाता है। और उसी के आधार पर अपन अभिधा शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तो किसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति? जब किसी शब्द का किसी वाक्य या काव्य पंक्ति में प्रयोग किए जाने पर उसका मुख्यार्थ, संकेतितार्थ, लोक प्रसिद्ध या कोई शब्दकोशीय अर्थ को ग्रहण करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। आप देखिए बेटा, इस परिभाषा को दोबारा देखिए, क्या लिखा है इसमें? जब किसी शब्द का किसी वाक्य या किसी काव्य पंक्ति में या किसी पद में, काव्य पंक्ति में प्रयोग किए जाने पर उसका मुख्यार्थ का अर्थ होता है बेटा मुख्य अर्थ। मुख्यार्थ का अर्थ क्या होता है? मुख्य अर्थ। संकेतितार्थ यानी संकेत के माध्यम से उसका अर्थ प्रकट हो जाए। लोक प्रसिद्ध अर्थ यानी सामान्य लोगों के द्वारा उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, या फिर शब्दकोश में दिए हुए शब्दों में से, अर्थों में से उसका अर्थ ग्रहण करवाने वाली जो शक्ति होती है, प्रकट करवाने वाली जो शक्ति होती है, वह क्या कहलाती है? वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यहाँ पर देखिए बेटा, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उदाहरण इस प्रकार से है कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है।
सुरेश पुस्तक पढ़ता है। मैं राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में रहता हूँ। मैं राजस्थान में रहता हूँ। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल सुंदर है। तो देखिए ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द आपके सामने प्रकट किए जा रहे हैं, उन शब्दों में जो मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, जैसे देखिए यहाँ सुरेश शब्द है, यहाँ राजस्थान शब्द है, यहाँ गाय शब्द है, यहाँ कुत्ता शब्द है। ये सभी शब्द अपने मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ गुलाब है। यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं, इन सब में ये सारे के सारे अपने मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। देखिए बेटा, एक उदाहरण लिखूं मैं। प्रातःकालीन, प्रातःकालीन भ्रमण, प्रातःकालीन भ्रमण, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या लाभप्रद है? लाभदायक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो प्रातःकालीन है समय को प्रकट कर रहा है और यह अपने मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहा है कि सुबह के समय घूमना लाभप्रद होता है। देखिए बेटा, यहाँ शब्द है, वाक्य है क्या? किसान फसल काट रहा है। किसान फसल काट रहा है। किसान फसल काट रहा है, यहाँ मुख्य अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। अपन एक पद लिखते हैं। पद है यहाँ तोपर वारों उर्वशी, तोपर वारों उर्वशी, उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, बिहारी जी का दुआ है। तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान, हवे उर्वशी समान। देखिए बेटा, अब मैंने आपको एक अलंकार पढ़ाया था अभी आपके पाठ्यक्रम में। दूसरा अलंकार पढ़ा था आपने यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या विशेषता पढ़ी थी कि जब कोई शब्द किसी काव्य पंक्ति में, किसी पद में दो या अधिक बार आ जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ देखिए क्या है? उर्वशी है। उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे अपन। तोपर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान कि हे चतुर राधिके जी, आप मेरी बात सुनो। तोपर वारों उर्वशी कि मैं तुम्हारे ऊपर देवलोक की अप्सराओं को भी न्योछावर करता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू तो भगवान कृष्ण के हृदय में बसती है, हवे उर्वशी समान, और उसके होठों पर उसकी जो मुरली है उसके समान, और उसके गले में जो माला है उसके समान होकर के तू बसती है। इसलिए बेटा जी, यदि किसी पद में, यदि किसी पद में, किसी पद में यमक अलंकार,
कौन सा अलंकार? यमक अलंकार का प्रयोग होता है। यदि किसी पद में यमक अलंकार का प्रयोग होता है तो वहां कौन सी शक्ति होती है? तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। चलो एक उदाहरण लिखता हूं बेटा मैं, और उदाहरण है यहाँ काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यमक वाले उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपको यमक में भी मैंने लिखाए थे। काली घटा का घमंड घटा। देखो घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। मैंने आपको अभी बताया है कि यदि किसी पद में यमक अलंकार प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी शब्द शक्ति होगी वहां पर? अभिधा शब्द शक्ति। घटा, घटा यानी मेघ और घटा यानी कम होना। घटा यानी मेघ और घटा यानी कम होना। यानी कि जैसे ही काली घटा का घमंड कम होता है, नभ मंडल तारक वृंद खिले, तो आकाश में तारे खिल जाते हैं, आकाश में तारे चमकने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। देखिए इसके अलावा भी एक मैं आपको उदाहरण लिखूं। भजन कहो, भजन कहो, भजन कहो, ताते भजो, भजन कहो, ताते भजो, भजन कहे, ताते भजो, भजोन एको बार, भजोन एको बार, भजोन एको बार, दूर भजन जाते कहो, दूर भजन जाते कहो, जाते कहो, सोतु बजो गवार, सोतु बजो गवार, सोतु बजो गवार, सोतु बजो गवार। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य भाव देखने को मिलता है। यहाँ पर भजन शब्द की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भजो शब्द की आवृत्ति हुई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, भजन कहो ताते बजो, कि आपको जब ईश्वर को भजने के लिए कहा गया तो तुम उससे दूर भाग गया। ताते यानी उससे। हे मनुष्य, जब आपको ईश्वर को भजने के लिए कहा गया, ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहा गया, ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा गया, तो तुम उससे दूर भज गया। भजो ने एको बार, और तुमने ईश्वर को एक भी बार नहीं भजा। दूर भजन जाते कहो, और जिन सांसारिक मोह माया से हमने दूर रहने के लिए कहा, जिस सांसारिक मोह माया से आपको दूर रहने के लिए कहा गया, सो तू बजो गवार, उसको तू बचता गया, अर्थात उसके नजदीक गया। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है और यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। तो बेटा देखिए अभिधा शब्द शक्ति क्या है कि जब किसी शब्द का किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में, किसी पद में प्रयोग किए जाने पर उसका मुख्य अर्थ, उसका शब्दकोशीय अर्थ, उसका संकेतित अर्थ या उसका लोक प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य अर्थ वो ग्रहण किया जाता है, उसको ग्रहण करने वाली जो शक्ति होती है उसको ग्रहण करने वाली जो शक्ति होती है, वह कौन सी शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। और शब्द शक्ति की परिभाषा आपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है वह क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है।
ठीक है, आगे दूसरी जो शब्द शक्ति होगी लक्षणा शब्द शक्ति, वो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।